बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो सिंहासन। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं और उन विधानसभा चुनावों के पहले ऐसा लगता है रणभेदी पहले ही बज चुकी है और चुनावी बिसात भी बिछती हुई नजर आती है। रण सज चुका है। हार्ड हिंदुत्व और क्राइम पर जीरो टॉलरेंस के हथियार के साथ में सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी तमाम तैयारियों को लगातार धार देने में जुटे हुए हैं, तो वहीं विपक्ष भी बाबा को रोकने के लिए हाथ पैर मार रहा है लगातार। लेकिन विपक्ष के सामने तमाम तरह की मुश्किलें नजर आती हैं। मुश्किल ये कि अपना घर ही कहीं ना कहीं सुलगता हुआ नजर आता है, अपने घर में ही आग लगी हुई है। अब ऐसे में पहले घर की आग बुझाए कि सरकार को घेरे, ये भी समझ में नहीं आ रहा पार्टी के आला नेताओं को। दरअसल पिछले 3 दिनों से उत्तर प्रदेश में विपक्ष समाजवादी पार्टी के टूटने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं और ऐसा तूफान मचा हुआ है कि अखिलेश यादव को इसे संभालना मुश्किल नजर आता है। योगी सरकार में मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर ने पिछले कई दिनों में कई बड़े बड़े दावे किए और उन दावों पर समाजवादी पार्टी के नेताओं को अब सफाई भी देनी पड़ रही है। लगातार ये सफाई देने का सिलसिला देख रहे हैं हम। मुरादाबाद में अब एपिसोड सामने आ गया, पहले वाले एपिसोड ठंडे पे नहीं हुए। दरअसल समाजवादी पार्टी की मुरादाबाद सांसद हैं रुचि वीरा। उन्होंने एक राजनीतिक प्रोग्राम में आमंत्रित नहीं किए जाने पर पोस्टरों से तस्वीर गायब रखने पर नाराजगी जता दी। उन्होंने पार्टी के एक स्थानीय नेता पर गुटबाजी करने का आरोप लगा दिया। इतना ही नहीं, महिला विरोधी मानसिकता का भी आरोप मढ़ दिया। बस फिर क्या था, ओपी राजभर को एक बार फिर से मौका मिल गया और ये दावा कर दिया उन्होंने कि समाजवादी पार्टी में अब टूट को कोई रोक ही नहीं सकता। उनके दावे हैं कि टूट चुकी है समाजवादी पार्टी। अब ओपी राजभर की तरफ से लगातार पिछले कुछ दिनों से दावों पे दावे किए जा रहे हैं, लेकिन ओपी राजभर के दावों से इतर अगर बात की जाए रुचि वीरा की नाराजगी वाले बयानों की, तो सियासी पंडित सिर्फ स्थानीय विवाद इसे नहीं मान रहे। दरअसल रुचि वीरा को लंबे समय से सपा के वरिष्ठ नेता और रामपुर के कद्दावर मुस्लिम चेहरे रहे आजम खान के करीबी नेताओं में गिना जाता है और ऐसे में उनके बयान को पार्टी के भीतर चल रही बड़ी राजनीतिक हलचलों में से एक तरह से इसे जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि उन्होंने कहीं पर भी आजम खान का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके जो तेवर हैं वो ये जरूर संकेत देते हैं कि पार्टी के अंदर ऑल इज वेल फिलहाल नजर नहीं आता। और यही वजह है कि उनके बयान के बाद राजनीतिक चर्चाओं का दायरा अब मुरादाबाद से निकलकर लखनऊ तक पहुंच गया। सियासी गहमा गहमी लगातार जारी है, बयानों का सिलसिला जारी है। रहती हूँ और असल पीडीए यही है कि भाई आप लोगों के हर कमज़ोर से कमज़ोर और पीड़ित व्यक्ति तक पहुँचें, दुखी व्यक्ति तक पहुँचें, यही पीडीए है। और ये पीडीए नहीं है जो जिस तरह का प्रोग्राम ये किया गया और ये मैसेज दिया गया कि भाई आने वाले चुनाव में हमें तो जोड़ना है सबको। और ऐसा नहीं है कि पार्टी में कोई कमज़ोरी है, लेकिन निश्चित रूप से यहाँ पर मुरादाबाद में नुकसान पहुँचाने का काम किया जा रहा है और विपक्ष को बोलने का अवसर दिया जा रहा है। कहाँ पहुँचो तो हाँ यही इसी क्या है भाई, मैं बता रहा हूँ ना कि सब रास्ता खोज रहे हैं। अब सांसद दिल्ली जाने के लिए रूट की तैयारी हो रही है, वो सब अलग अलग। जो समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी हों, चाहे राम गोपाल जी हों, ये दोनों लोग पिछड़े दलित सामान्य वर्ग को देखना नहीं चाहते हैं। जो आज का नौजवान चुनाव जीत के गया है वो सम्मान चाहता है, तो ये लोग उसको अपमानित करते हैं। वो अपमान झेल करके कितने दिन सपा में रहेगा। इस नाते ये लोग अब मूव करने वाले हैं दिल्ली की तरफ। सपा का साथ छोड़ेंगे, सपा में बड़ी टूट होगी। मैं बार बार कह रहा हूँ कि सपा में बड़ी टूट होगी, जिसको मुहर अखिलेश यादव जी ने खुद लगा दिया। तो आपने सुना, चाहे बात रुचि वीरा की बात हो या फिर ओपी राजभर की बात हो। ओपी राजभर तो हालांकि लगातार इस तरह के बयान देने में पीछे नहीं है। अब जो मुरादाबाद सम्मेलन हुआ उसके बाद में बयान देने वाली रुचि वीरा एक बार फिर से समाजवादी पार्टी से निष्कासित हो चुकी हैं। पहले आपको बता दें,
उनके सियासी करियर पर भी नजर डालेंगे। आखिर रुचि वीरा कौन है? 2024 में मुरादाबाद से पहली बार वो सपा सांसद बनी। 2014 में बिजनौर उपचुनाव में एक तरह से विधायक चुनी गई। पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण सपा से निष्कासित, सपा से निकलकर बीएसपी का उन्होंने हाथ थामा था। बिजनौर से उन्होंने चुनाव लड़ा था और 2022 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो जब उन्होंने चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमाई तब उन्हें हार का सामना करना पड़ा। और हालात ये हुए कि 2023 में बीएसपी ने भी रुचि वीरा को एक तरह से निष्कासित कर दिया। फिर समाजवादी पार्टी में उनकी वापसी हुई। आजम खान की पैरवी के बाद में उनकी घर वापसी हुई, ऐसा जानकार कहते हैं। 2024 में मुरादाबाद के टिकट को लेकर विवाद हुआ और तत्कालीन सांसद एसटी हसन दरअसल नामांकन पहले ही दाखिल कर चुके थे, लेकिन आजम खान के दबाव में एक तरह से रुचि को टिकट देना पड़ा और उसके बाद में एसटी हसन को अपना नाम वापस देना पड़ा। लेकिन ये तो बात रुचि वीरा की हुई। इन सबसे इतर आप ये मान के चलिए पिछले कुछ वक्त में सियासी हलके अलग अलग तस्वीरें पेश करती हैं। पश्चिम बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक, और पश्चिम बंगाल में टीएमसी में हलचल हुई। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे वाली जो शिवसेना है उसमें बड़ी हलचल नजर आई, यूबीटी में। उसके बाद में अब जिस तरह से बयानबाजी की जा रही है ओपी राजभर की तरफ से, वो ये दर्शाती है कि अगला नंबर है उत्तर प्रदेश का। अब कई बड़े दावे उनकी तरफ से किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, आपको ये भी बताते चले, जिस तरह से नाराजगी का या टूटने का दावा ओपी राजभर कर रहे हैं वो यूं ही नहीं कर रहे हैं। उनकी तरफ से कई ऐसी बातें पेश की गई जो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे संकेत देते हैं। अब देखिए, बलिया के एक समाजवादी पार्टी के सांसद हैं सनातन पांडे, उनको लेकर भी एक पोस्ट किया गया और लिखा कि बगावत और बागियों को नेतृत्व किस तरह से मिलने वाला है, वो है बागी का बलिया। और बागी के बलिया की बड़ी भूमिका रहेगी, क्योंकि ब्राह्मण सब भूल सकता है लेकिन अपमान नहीं, ये बात कही गई। अगर एक नजर डाली जाए तो जिन सनातन पांडे का नाम बार बार ओपी राजभर ले रहे हैं, उनको लेकर भी कहा जाता है कि उनके भी दामन इतने ज्यादा पाक साफ नहीं है। 2024 में बलिया लोकसभा सीट से वो सपा के सांसद चुने गए। 1996 में समाजवादी पार्टी से सनातन पांडे जुड़े और उसके बाद से लगातार कहा जाता है कि कहीं ना कहीं उनकी अलग अलग भूमिका रही। कभी वो निर्दलीय चुनाव के तौर पर नजर आए लेकिन वो हार गए। 2002 में चिलकार विधानसभा से निर्दलीय चुनाव उन्होंने लड़ा लेकिन फिर से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। समाजवादी पार्टी की तरफ से 2007 में उन्हें जब टिकट दिया गया तब उन्हें जीत दर्ज हुई, तब वो जीत पाए। सपा के टिकट पर उन्होंने जब चुनाव लड़ा था रसड़ा सीट से, तब भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। तो ऐसी लंबी एक तरफ से फहरिस्त है। लेकिन ओपी राजभर ने जिस तरह से दावे किए, उन दावों की गहराई कितनी है उस पर तो मैं चर्चा करूं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात आप ये भी समझ लीजिए कि जिस तरह से दावे किए गए, अब उन दावों को खोखला बताने के लिए पूरी समाजवादी पार्टी की मशीनरी एक्टिव हो चुकी है। खुद अखिलेश यादव हो, खुद शिवपाल यादव हो, रामगोपाल यादव हो या पार्टी के आला नेता, अखिलेश यादव सहित समाजवादी पार्टी के तमाम नेता पार्टी में किसी भी प्रकार की नाराजगी और टूट होने की खबरों से इनकार कर रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ महीनों की सियासत में जो तस्वीरें नजर आई वो ये तो स्पष्ट बताती हैं कि प्रदेशों में विपक्षी दल बगावत और टूट से जूझ रहे हैं। जिस पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का सिक्का चलता था, उसी बंगाल में सत्ता के साथ साथ पार्टी भी ममता बनर्जी के हाथ से निकल गई। वहीं महाराष्ट्र में भी देख लीजिए, उद्धव ठाकरे की 9 लोकसभा सांसदों में 6 अब 7 छोड़ चुके हैं और शिंदे गुट के साथ चले गए। यानी उद्धव को ये एक तरह से दूसरी बार झटका लगा है। आम आदमी पार्टी का हश्र क्या रहा वो हम पहले ही देख चुके हैं बगावत के बाद में। इस बगावत से आम आदमी पार्टी पूरी तरह से टूट चुकी है, यही तस्वीर नजर आती है। और राज्यसभा के 10 सांसदों में से 7 अलग हो गए और वो भी बीजेपी में शामिल हो गए। और यही वजह है कि अब जिस तरह से पश्चिम बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक, महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक जिस तरह से हलचलें नजर आती हैं और अब बार बार सियासी हलकों में उत्तर प्रदेश का जिक्र किया जा रहा है, उससे ये तो स्पष्ट है कि कुछ ना कुछ घमासान है और बगावत का महातूफान अब कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ आता हुआ नजर आता है। आखिर सियासी मायने क्या हैं और 2027 के चुनाव से पहले अगर ये हालात हैं तो आखिर क्यों ये तस्वीर यहाँ पर नजर आ रही है? विपक्ष आरोप लगा रहा है कि विपक्षी नेताओं को पैसों का लालच देकर, डराकर, धमकाकर उन्हें तोड़ा जा रहा है। ऐसे में सवाल ये कि आखिरकार विपक्षी दलों में बगावत का ये तूफान क्यों है? क्या वाकई परिवार के इर्द गिर्द सिमटी पार्टियों से अब कहीं ना कहीं पार्टी के ही नेता अंदर खाने असंतोष हैं, उनमें असंतोष ज्यादा है, या फिर विपक्ष के आरोपों में दम है?
सवाल ये भी कि यूपी की समाजवादी पार्टी में टूट की जो हवा उठी, क्या वाकई में ये तूफान में बदलने वाली है? और इन्हीं सब सवालों के जवाब हम तलाशेंगे। आगे हमारे साथ में खास मेहमानों का जो पैनल है उनके साथ में जानने की कोशिश करेंगे जिस तरह से अभी हलचलें हैं। मेरे साथ में स्टूडियो में दो खास मेहमान मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक संजीव कौशिक जी और साथ ही साथ मेरे साथ संजय मिश्रा जी भी मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आप दोनों का बहुत स्वागत है। संजीव जी, आपसे चर्चा की शुरुआत। जिस तरह से मैं पहले पुराने, ना मैं पश्चिम बंगाल की तरफ जाऊं सबसे पहले, ना ही मैं महाराष्ट्र की तरफ जाऊं, उत्तर प्रदेश को लेकर जो बार बार दावे किए जा रहे हैं बगावत के, इन दावों में कितना दम नजर आ रहा है? ना हम किसके दावे पे बात कर रहे हैं? ओपी राजभर के, जो 2022 से पहले कहते थे कि योगी जी सड़क पे होंगे। तो हम किसी ऐसे व्यक्ति के स्टेटमेंट पे बात कर रहे हैं जो लगातार इस तरह की ढुलमुल बातें करता रहा है। रही बात कि यदि अंदर में सुगबुगाहट है, जिसके बारे में आपने चर्चा भी किया और रिपोर्ट भी आपने दिखाया कि मुरादाबाद में जो वो पीडीए का, बीते रविवार की वो घटना है, पीडीए का एक कार्यक्रम था जिसमें रुचि वीरा को बुलाया भी नहीं गया और उनका पोस्टर नहीं लगा था। स्थानीय कार्यकर्ताओं ने उसके लिए जाकर के उनके परिवार से, उनके घर पे जाके माफी भी मांगी। कई बार इस तरह की बातें होती है और उसके पीछे की मंशा क्या थी वो हम नहीं जानते, लेकिन इतना तय है कि जो छोटा कार्यकर्ता है उसने यदि अपनी गलती मान ली और जाके उसने सॉरी बोल दिया, बात वहीं खत्म हो जाती है। क्या इसके वजह से हम समाजवादी, वाकई में कोई गलती थी या फिर जानबूझ के ऐसा, और ऐसा पहली बार तो हुआ नहीं मुझे लगता है। देखिए, राजनीति में कई बार जानबूझकर किए जाते हैं, कुछ ना कुछ उसके निहितार्थ भी होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये कोई लगाने की नहीं, टूट है और बड़ी टूट है। जिस तरह से टीएमसी में, जिस तरह से शिवसेना यूटीबी में, या फिर जिस तरह से आम आदमी पार्टी में। लेकिन एक बात और हम इसी बीच में बोलना चाहेंगे, ऐसा नहीं होता कि किसी, या संभव भी है कि किसी पार्टी का एक राजनेता रात में सोए और सुबह उसको लगे कि नहीं, ये पार्टी हमें सूट नहीं कर रही है, ये गद्दारी कर रही है देश के साथ, हमें इसे छोड़ देना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा संभव है कि एक बार में 9 लोग, 10 लोग वही सपने देख लें, 20 लोग वही सपने देख लें? ये गद्दारी है। तो ये संयोग नहीं है, यही संयोग नहीं है, ये गद्दारी है। ये एक प्री प्लानिंग है। आप में जरा सी भी गैरत है, उस पार्टी को छोड़िए। जिस पार्टी ने आपको टिकट दिया, जिस पार्टी ने अपना पूरा ताकत लगाया आपको जिताने के लिए, उस पार्टी के साथ गद्दारी आप कर रहे हैं। अब निश्चित तौर पे उसके कई कारण हैं, पैसे भी हैं, प्रेशर भी है। ठीक है। जिस तरह से हम वेस्ट बंगाल में जिस तरह से देखे, ममता बनर्जी के उन नेताओं के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ जिस तरह का बिहेव किया गया, डर भी है, खौफ का भी माहौल है। तो निश्चित तौर पे एक ऐसी, तो आप ये कह रहे हैं जब सत्ता बदलती है तो विपक्ष के नेता डर जाते हैं क्या? सत्ता बदलती है तो विपक्ष के नेता नहीं डरते हैं। सत्ता, जैसे पश्चिम बंगाल में हो रहा है। नहीं, पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है वो प्री प्लानिंग था ना। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी फतह करने के लिए बंगाल, और वो फतह कर ली। बात इतनी ही नहीं है, अब वहां के स्टेट की राजनीति खत्म हो गई है। इनकी निगाहें 2029 और उससे पहले किस तरह से लोकसभा और राज्यसभा में अपनी ताकत को मजबूत करना, और उसके आधार पर जो खेला रचने वाला है महिला आरक्षण बिल को लेकर के, उस पे उनकी निगाह है। अब देखिए, लेकिन संजय जी, एक बात जो संजीव जी ने खासतौर से ये कहा, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, क्या ये अब क्षेत्रीय पार्टियों के अस्तित्व को मिटाने वाला एक तरह से कदम? ये संयोग नहीं हो सकता। हमने देखा पश्चिम बंगाल, उसके पहले आम आदमी पार्टी, फिर टीएमसी, फिर यूबीटी का हाल अभी हमने देखा, और अब जिस तरह से बड़ी सुगबुगाहट नजर आती है, ये क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के अस्तित्व पर बड़ा खतरा है क्या? नहीं, देखिए, मैं संजीव कौशिक जी बड़े अच्छे विचारक हैं, अच्छा विश्लेषण करते हैं। मैं उनकी बातों से 2 बात लिया। वो स्पष्ट नहीं कर पाए, कहना तो चाह रहे हैं, तो हमें तो ऐसा लग रहा है कि इन्हें महसूस हो गया है दबाव, इन्हें दबाव महसूस होने लग गया है। स्पष्ट रूप से देखिए, फैक्ट यही है कि 20 लोगों का सांसद का टूटना और क्षेत्रीय दलों को खत्म करने का मायने नहीं। यहाँ खत्म करना है लोकतंत्र को, उसके लिए विपक्ष का कमजोर होना जरूरी है, विपक्ष को खत्म करना जरूरी है। क्योंकि तानाशाह को आलोचना पसंद नहीं होता, तानाशाह कभी भी आलोचक को पसंद नहीं करता। वो किसे पसंद करता है? जो उसके साथ मक्खन लगाने वाले लोग होते हैं, उसकी हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग होते हैं। और स्पष्ट रूप से अभी आपने देखा होगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने नेहरू की तुलना की कि मैं अब उनसे 1 दिन आगे शासन करने वाला प्रधानमंत्री बन गया। ठीक है, वो इलेक्टेड ही देख रहे हैं, 52 से ही गिन रहे हैं, काम की तुलना नहीं हुई। ये भी तुलना नहीं हुई कि एक प्रधानमंत्री जिसकी पूर्ण बहुमत की सरकार थी, वो विपक्ष के 5-5 लोगों को मंत्री बना दिया, चाहे उसमें अंबेडकर साहब हों,
या भारतीय जनता पार्टी के श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, ऐसे 5 नेताओं को, और छोटे मोटे नेता नहीं, आपको पता है कानून मंत्री थे अम्बेडकर साहब, विपक्ष में थे उस वक्त। उन्होंने लोकतंत्र बनाने के लिए नेहरू ने क्या क्या किया, संसद से लेकर सड़क तक क्या क्या बातें सुनी। आज के हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नेहरू से आगे तो निकलना चाहते हैं, लेकिन लोकतंत्र को खत्म करके नहीं। लेकिन एक बात और, क्योंकि अगर दल बदलने वाली राजनीति या इन सारी परिस्थितियों की बात करें तो ये तो हम पिछले इतिहास के पन्ने इस तरह के अलग अलग अध्यायों से भरे हुए हैं, तो अभी की ये परिस्थितियां अलग आपको क्यों नजर आ रही हैं? नहीं, देखिए दल बदलना वो एक प्रत्याशी के ऊपर डिपेंड करता है, एक व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे भी तो वही है, टीएमसी के जो सांसद हैं अगर वो टीएमसी के साथ नहीं रहना चाहते, समाजवादी पार्टी का अगर ऐसा है तो अंतर है। वो 20 जो टीएम ममता के साथ रहना नहीं चाहते, लेकिन वो आपस में मोदी के साथ ही रहना चाहते, वो कांग्रेस के साथ भी नहीं रहना चाहते, वो एनसीपी के साथ भी रहना नहीं चाहते, वो साउथ के भी वो पार्टी को जो नई पार्टी है, क्या नाम है उसका, टीवी के, उसके साथ भी जाना पसंद नहीं करते कि पढ़े लिखे लोग हैं, नहीं, सिर्फ मोदी के साथ ही जाना पसंद कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को पसंद करते हैं। और एक नहीं, सिर्फ बंगाल नहीं, महाराष्ट्र की पार्टी टूटे तो मोदी के साथ, बिहार की पार्टी टूटे तो मोदी के साथ, बंगाल की पार्टी टूटे तो मोदी के साथ। और होता कैसे टूट का खेल, पहले कहा जाता है ऐसा होने वाला है, टीएमसी के 19 सांसद टूटने वाले हैं, ठीक है, पहले कहा जाता है। अब 19 क्यों कहा गया था, क्यों, उसके पीछे का खेल देखिए। देखिए सबसे बड़ा षड्यंत्र क्या है कि लोकसभा से राज्यसभा तक इनको पूर्ण बहुमत चाहिए, पर वो तो है हर ना, एक हर बिल लिहाज को। से है। नहीं सुनिए, तो हर नहीं, दो तरह की चीजें, आप मजबूत होना चाहते हैं अच्छा काम करने के लिए, आज मजबूत होना चाहते हैं घरों का ताला तोड़ करके उनके घर से सामान निकालने के लिए। भारतीय जनता पार्टी की आज की मौजूदा सरकार डाका डालने के लिए मजबूत होना चाहती है। हम नेहरू और इंदिरा और राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव तक की बात करें तो उस वक्त की पॉलिटिक्स में हुआ था कि भाई देश का सोना बाहर चला गया, ठीक है। देश मजबूत हुआ। तारीफ अटल बिहारी वाजपेयी बतौर विपक्ष के लीडर, उन्होंने परमिशन दी कि संसद में बिना चर्चा किए आप उदारीकरण के लिए आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन 47 की बात हो, 60 की बात हो, 70 की बात हो और 2026 की बात हो, अभी भी परिस्थितियां क्या बदली हैं? वेल, मेरे साथ एक और मेहमान भी, मैं उनको भी जल्दी से शामिल कर लेती हूँ चर्चा में। राजनीतिक विश्लेषक सौरभ दुबे जी का भी बहुत स्वागत है। सौरभ जी, आप हालांकि आते आते थोड़ी सी कुछ मिनट देरी आपने कर दी, लेकिन मुझे लगता है कि ओपी राजभर कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा देरी कर दी अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी को संभालने के लिए। आखिर ये क्यों इस तरह के बयानबाजी यहाँ पर होती हुई नजर आती है? और देखिए वही बात की जा रही है कि क्षेत्रीय दलों पर बड़ा खतरा है, ऐसा है क्या? देखिए, भारत की राजनीति में इस समय जो उतार चढ़ाव चल रहा है वो निश्चित तौर पर विचार को लेकर के, सोच को लेकर के, और एक बहुत बड़ी बात देखी गई कि जो अलायंस है, अलायंस का आपस में मतभेद होना, मैं एनडीए अलायंस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि एनडीए तो बहुत मजबूत होता जा रहा है। राज्य दर चुनाव हुए, उसके लोकसभा के भी चुनाव हुए, और वर्तमान में पश्चिम बंगाल में हमने देखा। तो एनडीए जो है वो लगातार मजबूत होता जा रहा है और एनडीए अलायंस जो है वो टूटता जा रहा है। देखिए, इसमें विचारधारा जो है ना वो बहुत महत्वपूर्ण जो है स्थान रखती है, और जिस प्रकार से विचारधाराओं, अलग अलग विचारधाराओं के लोग जब एक साथ मिलते हैं तो समन्वय बैठाना की जो है बहुत बड़ी जरूरत पड़ती है। और समन्वय न बैठने के कारण, देखिए आपस में आपने देखा होगा, एक बात पे गौर करिएगा, पश्चिम बंगाल का जो चुनाव हुआ, इतना बड़ा अलायंस है, सब जानते हैं कि भाई चलो मोदी को सुबह शाम गाली भी दी जाती है पानी पी करके, और उसके बाद तमाम ऐसी बातें कही जाती हैं, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, सब चीज़ें। ठीक है, ये विषय है विपक्ष का, लेकिन जब आपको एकजुट होना है, जहाँ पर एक स्वर में, एक सुर में बात करनी है, वहां पर तो कोई इकट्ठा नहीं दिखाई देता। पश्चिम बंगाल में भी हमने देखा कि ममता दीदी जो बिल्कुल कांग्रेस के अपोजिट थी, कांग्रेस भी बिल्कुल रातों-रात कैसे विचारधारा बदल सकती है? और ऐसी विचारधारा जो अपनी पार्टी के साथ में दशकों से एक तरह से वो जुटे रहे, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल से अगर वो जुटे रहे, रातों रात अचानक ऐसा क्या उनका मन बदल जाता है कि बदलने की बात हो जाती है? और वही दावा तो अब ओपी राजभर कर रहे हैं
कि जो टीएमसी में हुआ अब यूबीटी में हुआ, अब अगली बारी समाजवादी पार्टी की? नहीं, टीएमसी के बाद एक और आपने कल देखा, कल का घटनाक्रम भी देखना चाहिए, आपको गौर करना चाहिए। उसके बाद मैं राजभर जी वाले पे आता हूँ, यूपी पे। कल एक परिणाम राज्यसभा का आया झारखंड से, और झारखंड के अंदर देखिए नुकसान किसको हुआ? कांग्रेस के कैंडिडेट हार गए। सरकार किसकी है वहां पर? झारखंड मुक्ति मोर्चा की, जेएमएम की सरकार है। बावजूद उसके, जहां पर राज्य की सरकार है, जहां पर उनके वोट ज्यादा हैं, उसके बाद भी कांग्रेस को समर्थन न मिलना और विधायकों को जाकर के क्रॉस वोटिंग करना, ये भी कल एक झटका, बहुत बड़ा झटका जो है वो लगा है। मतलब पहले मध्य प्रदेश फिर झारखंड। हाँ, झारखंड में जो कल राज्यसभा का जो हाँ बिल्कुल परिणाम जो आया उसमें जो है, और आप जो है बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, क्यों ना माने उत्तर प्रदेश के अंदर भी जब आपके अंदर इतनी बगावतों के सुर हैं, आपकी विचारधारा को लेकर के लोग सहमत नहीं है। देखिए इस देश के अंदर दो चीजें चल रही हैं अभी, पक्ष तो चुनाव जीतता जा रहा है लगातार जो है, विपक्ष हारता जा रहा है, और विपक्ष हार रहा है और फिर टूट रहा है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है शहंशाह और शहजादे। जो पार्टियों में शहंशाह बैठे हुए हैं उनसे लोग सहमत नहीं है, और जो शहजादे हैं उनको स्वीकार नहीं करना चाहते। पश्चिम बंगाल में आप देखिए ममता दीदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, अस्वीकार कर दिया जनता ने, और शहजादे को उनकी पार्टी के लोगों ने नहीं, पहले तो स्वीकार किया था ना पश्चिम बंगाल की जनता पहले से भी, तो अब तो अस्वीकार कर दिया ना इस बार तो उनको जमीन पे ला दिया। लेकिन उसके अंदर जो शहजादे हैं अभिषेक बनर्जी, उनको तो उन्हीं के पार्टी के लोगों ने दरकिनार कर दिया। वही हाल आप देखिए उद्धव ठाकरे, शिवसेना, वहां चले जाइए, जो वहां पर उद्धव ठाकरे जी के सुपुत्र हैं, उनके नेतृत्व में, शहजादे साहब के नेतृत्व में लोगों ने यही तो कहा, जितने सांसद हैं, कहने भैया हम तो, वो तो मजे हुए खिलाड़ी है नहीं, और बिना मजे हुए खिलाड़ी को हम जैसे सीनियर सांसदों पे थोप देना ये ठीक बात नहीं है। तो मुझे लगता है इस देश के अंदर जो शहजादा और शहंशाह की राजनीति चल रही है, कहीं ना कहीं उससे लोग छुटकारा पाना चाहते हैं, और यही क्रम अब उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है कि अब जो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, क्योंकि वो भी शहजादे हैं, उनको भी मुख्यमंत्री पद परोसने पे मिला था, पिता के जो है वो सौंपे गए पद को उन्होंने संभाला था। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ठीक है, जो पहले से विरासत चली आ रही है उसको संभाल नहीं पा रहे हैं क्या मौजूदा वक्त में? ऐसा है क्या? मैं दुबे जी का ज्ञानवर्धन करना चाहता हूँ। जी। जो बात मैं बोल के गया था उस वक्त ये नहीं थी। झारखंड के इन्होंने उदाहरण दिया। दुर्भाग्य की बात यह है कि उन्हें निर्दलीय जीता तो सही, लेकिन बीजेपी समर्थित था। तो क्या हो गया? यही तो है खेल, मैं यही तो बताना चाह रहा हूं। कांग्रेस तो क्या, अभी कांग्रेस टूट रही है, सपा टूट रही है, टीएमसी टूट रही है, एनसीपी टूट रही है, आप शिवसेना टूट रही है, देश की सभी क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय पार्टी के लोग टूट के जा रहे हैं। वजह क्या है? लेकिन वही तो बता रहे हैं अब कि जो मौजूदा लीडरशिप है, आगामी 5 साल मेरी भविष्यवाणी है, यदि ऐसा ही चलता रहा और 26 में यदि हमारे प्रधानमंत्री नहीं जाते हैं, मैं ये भी कह रहा हूँ 29 का सपना है, मैं कह रहा हूँ इनको 26 में जाना होगा, मैं चैनल पे पूरी दावे के साथ कह रहा हूँ, यदि ये नहीं जाते हैं 26 में, तो 5 साल के अंदर अंदर ये सारी चीजें जनता तक पहुंचेंगी। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि जाएंगे? डिक्टेटरशिप धीरे धीरे उतरता है, और मैं एवरी डे, ये हर एक घटनाक्रम के बाद मैं हिटलर को पढ़ता हूँ, और जब उससे तुलना करता हूँ तो सब कुछ बराबर मिलता है, ऐसा है क्या? सेम मिलता है। बता दूं जी। इनकी, हाँ। देखिए मैं सड़क पे खो जाऊं और बड़े बड़े दावे करने लगूं, मेरे पास कुछ है ही नहीं खोने के लिए, तो मैं चिल्लाता रहूंगा कि भैया मैं इतने बड़े दावे कर रहा हूं। बड़े बड़े ज्योतिषी तो फेल हो गए, अब ये साहब नहीं भविष्यवाणी कर रहे हैं। अच्छा, कोई तुलना थी? कोई तुलना थी? जूनियर लोग सांसद सीनियर नहीं कर रहे, आडवाणी जी ने एक्सेप्ट किया नरेंद्र मोदी को, उनको एक्सेप्ट करवाया गया, मुरली मनोहर जोशी को एक्सेप्ट करवाया गया। क्या तुलना देते हैं आप? सुन लीजिए, आडवाणी जी के सामने नरेंद्र मोदी बच्चे थे या नहीं थे पॉलिटिक्स में, ये बताइए। अच्छा, लेकिन बच्चे थे या नहीं मुझे थे? लगता है यही तो एक बदलाव होता है ना। नरेंद्र मोदी आडवाणी जी के नरेंद्र मोदी आडवाणी जी के सामने बच्चे थे या नहीं थे? अरे विरासत पुत्र थे क्या? विरासत क्या होता है? आरएसएस का विरासत है। कौन सा आरएसएस की विरासत है बीजेपी। ठीक है, आरएसएस की बच्चा है विरासत है, बीजेपी, आरएसएस को आप आरएसएस जानते हैं? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में ज्ञानवर्धक है आपका कुछ भी? चलिए सुनिए ना, आरएसएस का बच्चा है, यही मैं कह रहा हूं, उसके बारे में ज्ञानवर्धन पे चर्चा नहीं होती। चर्चा करें तो आपको आपसे लगता 4 है गुना ज्यादा आरएसएस के कम से कम 150 से ज्यादा अनुसांगिक संगठन है, मजदूर संघ है, किसान संघ तो है, यही ताकत है भाजपा क्या? है, अच्छा तमाम ठीक है। ऐसे अच्छा लोग हैं। संजीव मैं जी, आरएसएस संजीव की जी, बात कर रहा हूं, आरएसएस बीजेपी ऐसे का जो नहीं है। कोर मैं भी कैडर आरएसएस की है, बात कर चाहे बात आरएसएस को लेकर हो या ग्राउंड पे, क्या यही एक बड़ी मजबूती है जिसमें विपक्ष कहीं ना कहीं कमजोर है और वो अपने ना क्षेत्रीय नेताओं को बचा पा रहा है ना कोई दूसरी चीज को? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिस शहजादे की बार बार बात कही जा रही है, हर पार्टी में अपने अपने शहजादे हैं, लेकिन एक तो दावा यही किया जाता है कि भाई यंग लीडरशिप की जरूरत है, युवा सोच की जरूरत है, तो आखिर क्यों उस यंग लीडरशिप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे? क्या ये एक बहुत बड़ी वजह है? लेकिन दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी जब सिद्धांतों की बात करती है, अनुभवहीनता। जी, सिद्धांतों की बात करती है तो हंसी आती है। ये सारे लोग कहाँ जा रहे हैं?
कौन सा सिद्धांत लेके जा रही है? टीएमसी से टूट के, उद्धव ठाकरे से टूट के, यदि समाजवादी पार्टी में टूट होती है तो ये कौन से सिद्धांतवादी लोग जाएंगे और कौन आत्मसात कर रहा है? जिसको लगातार आप भ्रष्ट बताते रहे, उस भ्रष्ट को आत्मसात करने में आपको देरी नहीं होती है। बीते महीने इलेक्शन हुआ 5 राज्यों में, कौन मुख्यमंत्री बना? बंगाल में मुख्यमंत्री बना, किसका कार्यकर्ता था वो? उसकी विचारधारा क्या थी? असम में जो मुख्यमंत्री बना उसकी विचारधारा क्या थी? दर्द इनको होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी में जो इतने मजबूती के साथ लड़ते हुए दिखाई देते हैं, कुर्सी लगाते हैं, दरी बिछाते हैं, जगह जगह पे लड़ते हैं, ये साइड में रह जाते हैं और ऊपर से बाहर से आयातित आदमी बैठ जाता है कुर्सी पर। अरे वो राजनीतिक विश्लेषक नहीं नहीं, मैं जवाब देता हूं। हम उस पक्ष की बात कर रहे हैं, हम इनको नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये दर्द है और यही लोग पटखा नहीं देंगे आने वाले दिनों में। भारतीय जनता पार्टी की कोई विचारधारा नहीं है आज के वक्त में, केवल और केवल सत्ता की प्राप्ति, जिसको तोड़ना है, जहां से तोड़ना है लेकिन वहां तोड़। संजीव जी, भारत की तो एक बड़ी खूबसूरती यही रही, लोकतांत्रिक देश इसे कहा जाता है कि पूरी दुनिया में लोकतंत्र की अगर बात की जाए तो उसमें हिंदुस्तान को उन्हीं खूबसूरती के साथ में देखा जाता है जहां पर जनता की राय रखी जा रही, जहां पर अलग अलग लोगों के बीच में चुना जाए। क्षेत्रीय जो दल है उनका अपना अपना महत्व है, लेकिन पिछले कुछ वक्त से एक परिपाटी चली आ रही है, क्या वो एक तरह से बड़ा प्रहार है और उनके अस्तित्व पर खतरा है? एक कोशिश है। 2011-12 में सौरभ भाई से रिसर्च करेंगे, इनको जानकारी होगी। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की एक टीम गया था चीन में, केवल ये बात समझने के लिए कि हिंदुस्तान में एक दलीय प्रणाली कैसे विकसित हो, और उसी के तरफ धीरे 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 जाते हुए दिखाई दे रहा है। छोटे छोटे दलों को जो अपने अस्तित्व में है, वो अपने क्षेत्रीय राजनीति को बेहतर तरीके से समझते हैं, क्षेत्रीय राजनीति में उनकी पैठ है, सबको नेस्तनाबूद कर देना है, चाहे जैसे हो, मजबूती से हो, खरीद के हो, तोड़ के हो, डरा के हो, सत्ता से उनको पदच्युत करना है। लेकिन बात तो ये भी हो जाती है ना कि अगर पार्टी के नेताओं को का अपने आला कमान पर अगर भरोसा नहीं, यही तो ओपी राजभर ने कहा, उन्होंने कहा कि भाई आप टिकाऊ नेता क्यों नहीं बनाते, बिकाऊ नेता क्यों, जो आपको आपके ऊपर जरा सा दबाव बने और इधर उधर हो लिए होते मतलब घर में चोर आए, चोरी करे, डकैती करे, हम उसकी बात न करें, हम घर में अपने लोगों के बारे में बात करें। हमने तो दरवाजे पे ताले लगाए थे ना, एक डकैत आया, ताला तोड़ा, सारा सामान लेके चला गया, पकड़िए उस डकैत को। बयान और दे कौन रहा है? जो खुद एक इलेक्शन इसमें और एक इलेक्शन अगली में, पहले कभी योगी मोदी को गाली देता है, फिर उसमें जाकर के अखिलेश को गाली देता है। नहीं, लेकिन बात देखिए, बात मुझे लग रहा है कि सबसे खास बात ये कि आखिर धुआं उठना शुरू क्यों हुआ। ओपी राजभर ने अगर कोई दावा करना शुरू किया समाजवादी टूट का, और सबसे दिलचस्प बात यह है सौरभ जी कि जैसे ही बयान दिया जाता है उसके बाद से पूरी मशीनरी समाजवादी पार्टी की एक्टिव हो जाती है। खुद अखिलेश यादव हो, खुद रामगोपाल यादव हो, खुद शिवपाल यादव हो, और पार्टी के तमाम नेता उसको एक तरह से डैमेज कंट्रोल या ये बताने की कोशिश करें भाई ऑल इज वेल। ऐसी क्या वजह है इसकी? देखिए, बात एक चर्चा में विषय आया कि दरी बिछाने वालों को भाजपा में जगह नहीं मिलती। राजस्थान के मुख्यमंत्री, उन्होंने खुद दरी बिछाई, आज मुख्यमंत्री हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी खुद दरी बिछाई, वो भी आज मुख्यमंत्री हैं। सो इनके यहाँ राजशाही है, कितने यहाँ पे लोकशाही है। कितने भाजपा में लोकशाही चलती है, इनके यहाँ राजशाही चलती है। जो राहुल गांधी ने कह दिया वो सही, जो ममता ने कह दिया वो सही, जो उद्धव ने कह दिया वो सही, जो अखिलेश यादव ने कह दिया। थोड़ा धैर्य रख के पचाना क्यों जा रहे हैं? अभी तो आपको पश्चिम बंगाल का समय है, चर्चा बहुत लंबी होगी। जय शाह जी कौन है? जय शाह जी अमित शाह जय शाह जी के पापा का नाम क्या है? अमित शाह। कौन है वो? अमित शाह कौन है वो? कौन है वो? कौन है? यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। बहुत सारे सारे राजनीतिक पद पे क्रिकेटर, बहुत सारे क्रिकेटर राजनीतिक पद पे, बहुत सारे क्रिकेटर अमित शाह जी राजनीतिक पद पे। अभी उत्तर प्रदेश पे चर्चा कर ले, उसके बाद उस पे आते हैं। जो इन्होंने महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा उस पे आइए, उसमें विचलित मत होइए। नहीं, हार से क्या है, मानसिक स्थिति। अभी आप झारखंड घुमा दिए, आप पूरा जगह घुमा दिए, वो ठीक है। अभी तो आप झारखंड आप ही लेके गए थे, विपक्ष के घर में इतना घमासान क्यों आप नजर आ लेके रहा है? गए थे ना। हारे हैं, विपक्ष हारा है। देखिए, चूंकि अखिलेश यादव जी जब नेता बने थे और उसके बाद उनकी पार्टी में कितनी बड़ी बगावत हुई थी ये सब हमने देखा। मंच पे मारा मारी, कालर पकड़ा पकड़ी, खींचा खींची, पिता पुत्र जो है कुर्ता पजामा फाड़ रहे हैं आपस में, माइक छीना छनी चाचा भतीजे में हो रही है। राम गोपाल जी से क्या विवाद हो गया था, ये सबको, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको सब पता है, संजीव भाई को भी पता होगा और इनको भी पता होगा, मिश्रा जी को। उसके बाद से लगातार देखिए अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में लोग गए, समाजवादी पार्टी गई। ये जो विषय आया है, ये विषय इसलिए आया कि एक ब्राह्मण सम्मेलन होता था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 दिन पहले, उसके अंदर जो है, जो मुरादाबाद की सांसद हैं, उनको निमंत्रण नहीं मिला। उन्हीं के लोगों ने, पीडीए समाज का भी एक सम्मेलन था, उसमें भी नहीं मिला। तो कयास ये लगाए जाने लगे कि भैया
जब अपने ही सांसदों को आप नहीं बुलाएंगे, निमंत्रण नहीं देंगे, भाई उन्हीं के क्षेत्र में अगर कोई सम्मेलन होगा तो आप लेकिन सांसद को नहीं अभी बुलाएंगे। संजीव जी ने कहा ना कि कई बार त्रुटियां हो जाती है, जाकर माफी मांग ली गई, रूठों को मना लिया गया। संजीव जी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, मनाइए रूठे, हम कहाँ कह रहे हैं, हम भी वही कह रहे हैं कि आपसे लोग रूठ रहे हैं, आप उनको मनाइए। अब रुचि वीरा जी आपसे रूठ रही हैं तो आप उनको मनाइए, इसमें भाजपा का क्या लेना देना भाई। अब आपसे अगर वो रूठ करके कहीं जाना चाहती है तो स्वतंत्र तो है। अगर आज इस तरह की उत्तर प्रदेश के अंदर स्थिति बन गई है कि अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उनको उत्तर प्रदेश के अंदर अपना भविष्य नहीं दिख रहा अब है, जो रूठे तो हैं अपना उनको भविष्य नजर नहीं आ तलाशने रहे का ना, उनको पूरा रूठों अधिकार को है। मनाने की जिम्मेदारी किसकी है? अच्छा, मैं तो कह रहा हूँ कि इनकी आंखें खोल दो आप लोग। मैं तो इनकी आंखें खोलने बोल रहा हूँ। आप बतौर विश्लेषक हम ये कह रहे हैं कि ठीक है, बहुत कमियां हो सकती है समाजवादी पार्टी में, आरजेडी में बहुत सारी कमी हो सकती है, उस कमी पे हम चर्चा कर सकते हैं। और कमी कैसे, मैं मान लूं जब जनता उसे वोट देकर के जिता रही है, समाजवादी पार्टी के टिकट पे जीतने वाला RJD को जिता सांसद, समाजवादी पार्टी का नीति कैसे गलत हो गया? जनता ने किसे वोट किया? एक तरफ आप ये नैरेटिव सेट करते हो कि नरेंद्र मोदी जनता के वोट से पीएम है। अरे बनारस का वोट मिला तो पीएम है, हारते हारते जीत गए 1.5 लाख वोट से, चलो कोई बात तो नहीं, 1.5 लाख जीत छोटा गए, वोट होता है। जीत गए, ठीक। नहीं 6 लाख की रिकॉर्ड तोड़ने थे, तो चलो जीत गए, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है, सांसद जीते तो आपकी प्रधानमंत्री आपत्ति बने। से होगा लेकिन क्या? अखिलेश किसके वोट से जीते? फिर उनके नीतियों पे सवाल उठाने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग कौन से हैं? मतलब कि षड्यंत्र कहां से रचना है? जो कहना चाह रहे हैं कि चाइना मॉडल, क्योंकि नरेंद्र मोदी का मित्र है चाइना, लाल आंख दिखाने की बात होती थी 14 से पहले, वो लाल आंख दिखाने की बात नहीं कर रहे नहीं, थे। लेकिन वो ऐसे कह रहे तो तुम मित्र लाल आंख बहुत ढेर दिखाओ तो मैं उधर से बोलूं चाइना घुसे। अरे आ गया चाइना। अरे संजय जी, मित्र तो और भी बहुत से देश है, अभी G7 समिट में हमने देखा, दोस्त तो और भी बहुत ढेर सारे। अच्छा संजीव जी, मैं जो आपसे देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पे है ना, और किसी सम्मेलन में भाग लेने जा रहा है तो और सारे देश की- राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं, तो गले मिलना, हाथ मिलाना एक वो परंपरा देश- है देश- और होगा। देश की उससे दोस्ती की मित्रता बात है। मित्रता तब होती जब वो अमेरिका का राष्ट्रपति ये इधर आ रहे उधर नहीं बोलता, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तारीफ नहीं करता। कैसी मित्रता की बात आप कर रही ठीक है। हैं? देश झेले जा रहा है, बता दे प्रधानमंत्री आकर के अपना कैमरा लेके जाइएगा, पूछिएगा आप नहीं, आए लेकिन- देश को लेकिन- क्या मिला है, पूछ के बताइए। लेकिन देखिए देश के बारे में ठीक है। प्रधानमंत्री ये यात्रा के लिए बता दे। नहीं, वैसे देखिए, मुझे लगता है मित्रता की बात सिर्फ आपने क्योंकि चाइना का जिक्र किया, तो हिंदुस्तान, बल्कि हिंदुस्तान का दम तो हम शुरू से देखते रहे, 47 से लेकर अभी तक किस रूप में स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़े हुए। लेकिन अभी आज का जो वक्त है संजीव जी, सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है 2027 का चुनाव। क्या विपक्ष के लिए बड़ा मुश्किल कदम एक तरह से नजर आ रहा है? राहें इतनी आसान नजर नहीं आने वाली, बगावत के अभी से ही सुर यहाँ पर नजर आते हैं, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है कि पिछले 12 वर्षों में देश में एक ऐसी सरकार आई है जो तमाम संवैधानिक संस्थानों को एक तरह से अपने कब्जे में लेके बैठी हुई है, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, सबका कन्विक्शन रेट के आधार पे हम आपको यहाँ पे अरे अपनी बातचीत करते चोर की दाढ़ी में तिनका, और- जिसने चोरी की वो डरेगा, जिसने नहीं की वो क्यों डरेगा? नहीं, ये कहना बहुत आसान है। यदि एक केस तुरंत किसी के इनके ऊपर यदि 5 लाख के गबन का केस कर दिया जाए और हम ये बात कहते रहें कि यदि आपने गबन नहीं किया है तो जेल से वापस चले आएंगे आप, तब तक इनकी नौकरी खत्म हो जाएगी। यदि आप रहेंगी तो आप यहाँ पे नहीं रहेंगी, सारा ताना बहाना परिवार सब कुछ छिन्न भिन्न हो जाएगा। ये कहना बहुत आसान है। लेकिन अरे अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अगर खासतौर से अगर सौरभ जी ने कुछ गड़बड़ की तो वो डरेंगे, नहीं की तो नहीं डरेंगे, ऐसे बहुत ढेर सारे उदाहरण रहे। मैंने कहा और तो एक सही। साथ कितने लोगों को ईडी का इस्तेमाल सबसे ज्यादा क्या हुआ है? पिछले 12 सालों में 6000 से ज्यादा FIR दर्ज हुए, जिसमें 95% विरोधी या विपक्षी पार्टी के राजनेता हैं। और सुनिए, पहले राजनेता हैं और कन्विक्शन रेट 0.46%, मतलब कि लेकिन यहाँ पे 1% रुचिवीरा भी की नहीं। नाराजगी तो अपनी पार्टी के नेताओं से रही ना, और सिर्फ रुचिवीरा नहीं, ऐसे तमाम नेताओं की भी रही जिनके प्रति नाराजगी रही। अब एकनाथ शिंदे की गुट की बात हो या हम उद्धव ठाकरे गुट की बात करें, टीएमसी की तरफ से ये बातें कही गई कि भाई हमारी आवाजें सुनने वाला कोई नहीं। अब तो राघव चड्ढा ने भी कसम खाई थी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का विरोध कर रहे थे, कहाँ है वो दिखाई दे रहा है। सयानी घोष भी क्या बोल रही थी और कहाँ जाती हुई दिखाई दे रही है, सब कोई जान रहा है। आखिर इनका हृदय परिवर्तन हुआ है क्या? क्या आपको लगता है ये नीतियों की वजह से गए क्या? हृदय परिवर्तन हुआ? देखिए, कुछ लोग होते हैं जो सत्ता में हमेशा बने रहना चाहते हैं, कुछ लोग प्रेशर में रहते हैं। यदि आपने कुछ गलत किया और नहीं गलत किया, ये बहुत आसान है कि आप कह दें कि आपने गलत नहीं किया तो आप नहीं डरें, यहीं से उठा लिए जाएंगे। सौरभ जी, ऐसा है क्या? ये मैं तो 2027 के पहले की राहों को पर बात करना चाह रही हूँ। क्या ये विपक्ष के लिए बहुत कठिन है? देखिए नैना जी, बगावत के संजीव लिए। जी हो या संजय जी हो, पिछले
3-4 वर्षों से तो मैं इनको देख रहा हूँ, गला फाड़ फाड़ के मोदी जी को गाली देते हैं, चिल्लाते हैं, विपक्ष में बोलते हैं, विरोध में बोलते हैं। आज तक कोई ईडी सीबीआई आई गया इनके पास? यहीं सुरक्षित बैठे हुए हैं, भाई साहब भी बैठे हैं, भाई साहब भी बैठे हैं। कोई ईडी सीबीआई आई? नहीं आई ना। देखिए, ईडी सीबीआई को जहां पर लगेगा कि गड़बड़ है वहां जाने का उसका अधिकार है। और आप कह रहे हैं कि भैया जो लोग नहीं है उसमें इन्वॉल्व, अगर भ्रष्टाचार में नहीं है तो आराम से बच के निकल भी सकते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। देखिए, उत्तर प्रदेश की बात जहां तक है, उत्तर प्रदेश की बात, महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो इनका विपक्ष इंडिया अलायंस का सपना है, ये पूरी तरह से चकनाचूर होने जा रहा है और ये उत्तर प्रदेश के अंदर आपको होता हुआ दिखाई देगा। जब आप लोगों से ये सिर्फ और सिर्फ जो है, देखिए मैं तो दो बातें कहूंगा यहाँ पर। एक, विक्रम के ऊपर जो है, विक्रम को बेताल सवार हो जाता था, तो विक्रम के ऊपर जो बेताल है वो राहुल गांधी है। वो जिस पर भी सवार हो जा रहे हैं, ममता दीदी पे सवाल हो जा रहे हैं, वो डूब जा रही हैं। तो वहाँ पर आरजेडी के अंदर जो है तेजस्वी सवार हुए, वो डूब गए। इसी प्रकार से अब अखिलेश यादव बेचारे डर रहे हैं कि कहीं ये बेताल हमारे ऊपर न सवार हो जाए और उत्तर प्रदेश के चुनाव में हमको हारना न पड़ जाए। लेकिन सबसे खास बात तो क्षेत्रीय दलों को लेकर अपने नेताओं से नाराजगी। मैं उसी पे आ रहा हूं। मैंने कहा कि उल्टा बोल रहे हैं सौरभ भाई, आप उल्टा बोल रहे हैं। दरअसल क्षेत्रीय पार्टियों के लिए समस्या तब पैदा होती है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते हैं। अच्छा, देखिए, अब ये एक इस विषय पे पहले भी मैं बोलना चाह रहा था, मैं बोलता हूँ। देखिए, ये कह रहे थे पार्टी को, विपक्ष के जो ये भारतीय जनता पार्टी अपने ही लोगों को खा जाती है। शिवसेना का व्यक्ति मुख्यमंत्री बना कि नहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर? हम सबने देखा ना। और आज तो मुख्यमंत्री भी है। पार्टी टूटी, उनका इंटरनल मसला है। बाला साहब ठाकरे जो कट्टर हिंदुत्व की विचारधारा वाले थे, अगर आज उनके शासनकाल में साधुओं की हत्या होती है पालघर में, अगर उनके यहाँ पर हिंदुओं को गाली दी जाती है, कैसे सैनिक बर्दाश्त कर लेगा भाई? हमारी एक विचारधारा होती है। लेकिन एनसीपी के अंदर टूट हुई, वो जो अजीत पवार है, डिप्टी सीएम थे कि नहीं थे? थे ना डिप्टी सीएम। आपकी आपसी मतभेद है, आप उसको निपटाइए, लेकिन पार्टी का सम्मान आपके पास है। मेन बात तो यही कि आपसी जो अगर मतभेद है तो उसको कैसे दूर करेंगे? मुझे क्लोज करना जी, जो शॉर्ट बिल्कुल क्लोज करिएगा। लेकिन सबसे जरूरी है इनकी बातों का जवाब देना। ये कहते हैं कि ईडी आई, आप पाक साफ है, आप निकल जाएंगे। तो ईडी पाक साफ कहती है 3 महीना जेल के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री को 3 महीना जेल में रखती है, फिर कोर्ट कहता है कि आप पाक साफ हो। दिल्ली के मुख्यमंत्री को उठा के जेल भेज दिया गया, उसके सांसद को भेज दिया गया, मंत्री को भेज दिया गया, और 6 महीने के बाद बोला गया भैया आप बिल्कुल बरी हो, केस तो ट्रायल कर लायक। लेकिन वो तो जनता को दिखाने के लिए, जवाबदेही क्या प्रधानमंत्री लेंगे? लेकिन सबसे खास बात कोई कार्रवाई होगी? लेकिन सबसे खास बात ये कि पार्टी के अंदर खाने जो बगावत है, आखिर उसको दूर करने की जिम्मेदारी किसकी? और जो अगर पार्टी के नेता टूटकर किसी और दल की तरफ जाते हैं तो आखिर उन नाराजगियों को दूर करने की जिम्मेदारी किसकी? और जिस तरह से बड़े दावे किए जा रहे हैं, खासतौर से उत्तर प्रदेश को लेकर, समाजवादी पार्टी को लेकर, क्या 2027 के पहले विपक्ष में बड़ी बगावत उनके लिए मुसीबत का सबब बन जाएगी? ये देखने वाली बात है। आप सभी मेरे साथ सिंहासन की इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का। देश दुनिया की तमाम खबरें आगे भी जारी हैं। इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। अब आप हमें लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर।